हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कमला को पता चल जाता है कि नंदनी को चिट्ठी रवि भेजता है, लेकिन उसकी बहू उनसे झूठ कहती रही कि उसकी सहेली रीना की चिट्ठी आई है। इसके बाद उसने चिट्ठी को बंद करके रख दिया। दिन में मनीराम घर पहुंचा तो कमला ने मनीराम को भी यह बात बताई। मनीराम को भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कमला को समझाते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हम दोनों को कितने दिन और जीना है, करने दे उसको धोखा। वह जो भी कर रही है उसका खामियाजा वह खुद भुगतेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। समय बीतता जा रहा था। रवि को गांव से मुंबई आए करीब 1 महीना हो गया, लेकिन नंदनी ने रवि के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। तो रवि को ऐसा लगा कि शायद नंदनी उसे नाराज हो गई है। रवि ने नंदनी के मायके में हीरालाल के नाम से फिर एक पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा कि उसने आपकी बड़ी बेटी नंदनी के लिए उसकी ससुराल के पते पर 2 पत्र भेजे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसे नंदनी की बहुत चिंता हो रही है। इसलिए आप उसके ससुराल जाकर उसकी सार खबर लेकर मुझे अवगत करा देना। कुछ दिन के बाद जब यह पत्र हीरालाल को मिला तो उसने नंदनी को भी यह पत्र पढ़ने को दिया। पत्र पढ़कर नंदनी को लगा कि कहीं रवि द्वारा उसके लिए भेजे गए पत्र को उसके सास ससुर ने न पढ़ लिया हो। यदि ऐसा हुआ तो उसके सास ससुर का उसके ऊपर से विश्वास टूट जाएगा। उसको अब इस बात की चिंता सताने लगी कि रवि को उसने पहले ही सूचित क्यों नहीं किया कि उसके लिए फिलहाल ससुराल में कोई चिट्ठी न भेजे। नंदनी को मायके में 1 महीने से अधिक हो गया था। अब तक न तो बंटी के परिवार वालों ने और न चंपा के परिवार वालों ने उस अनजान महिला के खिलाफ आगे की कार्रवाई की। चंपा के परिवार वाले सोच रहे थे जो होना था हो गया। अब जब बंटी ही नहीं रहा तो अब लड़ाई किससे करें। यही सोच बंटी के परिवार वालों की भी थी। एक दिन नंदिनी ने अपनी माँ तुलसी से ससुराल जाने की बात की। तुलसी ने यह बात हीरालाल को बताई तो वह अगले रोज ही नंदिनी को लेकर उसकी ससुराल पहुंच गया। शाम को जब वे दोनों नंदिनी की ससुराल पहुंचे तो इस बार मनीराम एवं कमला ने नंदिनी एवं हीरालाल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दोनों ने उखड़े उखड़े मन से उनकी दुआ सलाम ली। शायद दोनों रवि द्वारा नंदिनी के लिए किसी अन्य नाम से भेजे पत्रों के कारण नाराज थे। हीरालाल को मनीराम और कमला के इस बदले हुए व्यवहार से थोड़ी सी चिंता हुई। आखिर हीरालाल से रह ना गया तो उसने मनीराम से नाराजगी का कारण पूछ ही लिया। हीरालाल ने मनीराम से पूछा, समधी जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? इस बार आप और समधन जी कुछ नाराज से लग रहे हो। मनीराम ने जवाब दिया, यह तो अपनी बेटी से पूछो समधी जी। क्या हमने इस घर में उसे किसी बात की कमी रखी? बेटा अगर सन्यासी हो गया तो इसमें हमारा तो कोई दोष न था ना, लेकिन आपकी बेटी ने हमेशा हमें पराया समझा। अगर वह हमें अपना समझती तो हमारे साथ ऐसा लुक्की छिपी का खेल न खेलती। हीरालाल समझ नहीं पा रहा था कि मनीराम जी क्या कहना चाहते हैं। कहीं पटिवारी की रिपोर्ट वाली बात पर बेटी नंदनी पर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। इसी भय से उसने मनीराम से पूछा, क्या बात है? क्या बंटी की आत्महत्या वाली बात में नंदनी बेटी के खिलाफ कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया ना? अभी इन दोनों के बीच हल्की सी नोक-झोंक चल रही थी कि कमला चाय बनाकर ले आई। हीरालाल ने कमला को हाथ जोड़ते हुए कहा, समधन जी, अगर हमसे या हमारी बेटी से कोई भूल हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कमला ने हीरालाल और मनीराम को चाय पकड़ाई और अंदर के कमरे में जाकर नंदनी की दोनों चिट्ठियाँ लेकर आ गई। उसने हीरालाल से कहा, नंदनी की गैर मौजूदगी में ये 2 चिट्ठियाँ आई थी। आप तो उसकी सहेली रीना को जानते ही होंगे। पोस्टमैन जी कह रहे थे उसी ने नंदनी को ये पत्र भेजे हैं। हीरालाल ने कहा, मैं तो किसी रीना को नहीं जानता, पर हो सकता है नंदनी के स्कूल की कोई सहेली हो। कमला बोली, ठीक है, तुम लोग चाय पियो, मैं नंदनी को यहीं बुला लाती हूँ। उसी से पूछेंगे कि पिछले 1 वर्ष से ये कौन रीना उसको चिट्ठी भेजती रहती है। यह कहकर वह नंदनी को बुलाने रसोई घर में चली आई। नंदनी रात के भोजन की तैयारी में जुटी थी। कमला ने नंदनी से कहा, तेरे ससुर जी और पिताजी तुझे बैठक में बुला रहे हैं। नंदनी बोली, क्या बात है सासू जी, तुम ही बता दो। कमला बोली, तेरे मन की बात मैं क्या जानूं, यह तो तू ही बता सकती है।
इतना सुनते ही नंदिनी बैठक की ओर चली आई। उसके पीछे पीछे कमला भी चली आई। नंदिनी के वहां पहुंचते ही हीरालाल ने दोनों चिट्ठियां नंदिनी को पकड़ाते हुए कहा, नंदिनी ये चिट्ठी तेरे लिए किसने भेजी हैं? नंदिनी ने चिट्ठी में प्रेषक का नाम रीना देखा तो वह झेंपते हुए बोली, पिताजी ये मेरी सहेली रीना की चिट्ठियां हैं। हीरालाल ने पूछा, बेटी ये रीना कौन है? तेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से रीना के तेरे लिए चिट्ठियां आती रहती हैं। नंदिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, यह मेरे स्कूल की सहेली है। जब से इसने मेरे बारे में ऐसा सब सुना है, इसको मेरी चिंता लगी रहती है, इसलिए वह चिट्ठियां भेजती रहती है। नंदिनी का इतना कहना था कि कमला का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, देख बहू, हमारी आंखों में धूल झोंकना बंद कर। तुझे मालूम है कि आकाश के घर छोड़ने के बाद हम तुझे अपनी बहू नहीं बेटी जैसा मानने लगे हैं, फिर तू हमसे इतने दिनों से झूठ बोलती आई है। यह कहकर उसने नंदिनी के हाथ से दोनों चिट्ठियां छीन ली और नंदिनी को डांटते हुए कहा, गोलू जू की कसम खाकर कह दे कि ये चिट्ठियां तेरी सहेली रीना की ही हैं। पिता के सामने कमला का रौद्र रूप और गोलू जू की कसम खाकर सच बताने की बात सुनकर नंदिनी घबरा गई। उसने पिता के सामने नजर झुकाकर सच कबूल करने में ही अपनी भलाई समझी। नंदिनी बोली, यह रवि की चिट्ठियां हैं। यह भी सच है कि रवि मेरे लिए करीब 1 साल से रीना के नाम से ही चिट्ठियां भेज रहा है। मेरे कहने पर रवि और बंटी आपके बेटे आकाश की खोज में सूरत भी गए थे, लेकिन जब वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि आकाश सन्यासी बन गया है, तो बंटी ने ही आकाश के नाम से आपको चिट्ठी लिखी थी। यह बात मुझे रवि ने ही बताई थी। मेरे दुख में रवि ने मुझे सहारा देने के लिए रीना के नाम से मुझे चिट्ठियां लिखनी शुरू की। हम दोनों नहीं चाहते थे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे। अगर आपको हमारे इस प्रकार के पत्र व्यवहार से पीड़ा पहुँची हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यह कहकर नंदिनी ने कमला के पैरों में अपना सिर झुकाकर उसे माफ़ी मांगी। हीरालाल को अपनी बेटी के विषय में जब यह पता चला तो उसे भी बेटी पर गुस्सा आया। उसने नंदिनी को डांटते हुए कहा, तूने केवल अपने सास ससुर को ही नहीं धोखा दिया, बल्कि मेरा सर भी शर्म से झुका दिया। ऐसे सास ससुर जो तुझे माँ बाप सा प्यार देते आए हैं, उनको हर बार तूने निराश किया है। तेरे इस कृत्य से अब मुझे तुझे बेटी कहने में भी शर्म आती है। तेरा पिता होने के बावजूद आज के बाद मैं तेरी किसी भी बात को सच नहीं मानूंगा। तूने पिछले 1 वर्ष से इन दोनों को ही अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि मायके में अपनी माँ बहन और इस अभागे पिता को भी यह बात बतानी उचित नहीं समझी। यह कहकर हीरालाल ने बेटी की इस अक्षम्य गलती के लिए मनीराम और कमला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मनीराम ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो गलतियों से सबक लेकर दोबारा गलती न करे वह इंसान है, अन्यथा इंसान और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। आगे ऐसे कोई गलती मत करना बहू, जिससे हमारे साथ साथ तेरे माता पिता और तुझे स्वयं भी दुख पहुँचे। जाओ अब भोजन की तैयारी करो। नंदिनी चुपचाप रसोई घर की ओर चली गई। उसकी सास भी उसके पीछे पीछे रसोई घर में जा पहुंची। रसोई घर में पहुंचकर एक बार फिर दोनों चिट्ठियां नंदिनी को दे दी। नंदिनी ने कमला के हाथों से दोनों चिट्ठियां ली और उन्हें बिना पढ़े आग के हवाले कर दिया। उसने अपनी सास से कहा कि आज के बाद वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनको दुख पहुँचे। कमला ने उसके इस कृत्य पर फिर नाराजगी जताई कि उसने बिना पढ़े चिट्ठियां क्यों जलाई। हो सकता है रवि ने उसमें कोई जरूरी बात लिखी हो। नंदिनी बोली, अब सबसे जरूरी मेरे लिए आप दोनों हैं। आज ससुर जी ने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद दोनों ने रात्रि का भोजन तैयार किया। मनीराम ने हीरालाल को गुस्सा थूककर नंदिनी को माफ़ करने को कहा। हीरालाल ने हाथ जोड़कर मनीराम के इस बड़प्पन के लिए आभार व्यक्त किया। फिर दोनों ने भोजन किया और सो गए। कमला और नंदिनी ने भी भोजन करके अपना काम समेटा और इसके बाद दोनों नंदिनी के कमरे में ही सो गए। रवि को गांव से गए करीब 2 महीने से अधिक समय बीत चुका था। इस बीच रवि ने नंदिनी को उसके ससुराल के पते पर 2 पत्र भेजे थे, लेकिन उनका जवाब न मिलने पर रवि ने भी नंदिनी को पत्र लिखना बंद कर दिया। हाँ, कभी कभार वह हीरालाल को पत्र जरूर भेज देता था।
हीरालाल भी लगातार रवि के पत्रों का जवाब देता रहता था। अंजू को रवि के पत्रों में कोई खास दिलचस्पी न थी। वह तो रवि से दूर रहने में ही स्वयं और नंदिनी की भलाई समझती थी। उसके लिए रवि केवल उसकी बड़ी बहन नंदिनी का मंगेतर मात्र था। रवि ने पत्र द्वारा अपने माँ बाप को भी नंदिनी की नाराजगी की बात बताई। साथ ही उसने यह अपने पिता से यह भी पता करने को कहा कि बंटी के केस में क्या हुआ। उसके मन में यही भय था कि कहीं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नंदिनी पर भी कार्रवाई न हो गई हो। एक दिन अचानक रवि के मन में न जाने क्या सूझा कि उसने सूरत जाकर आकाश से मिलने का मन बना लिया। शनिवार के दिन रात की ट्रेन पकड़कर रवि सुबह सुबह सूरत पहुंच गया। सूरत में वह उसी शिवालय में गया जहां आज से 1 वर्ष पहले बंटी के साथ पहुंचा था। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर उसने देखा कि बाबा संतराम की विशालकाय मूर्ति लगी हुई है। मंदिर में कुछ साधु सन्यासी भजन कीर्तन में जुटे थे तो कुछ सुल्फे के कस लगाने में मस्त थे और कुछ भांग घोटने के काम में तल्लीन थे। रवि ने उनमें से एक बुजुर्ग सन्यासी से पूछा, बाबा जी, इस मंदिर के बड़े बाबा जी से मिलना था। बुजुर्ग सन्यासी ने बाबा संतराम की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा जाकर मूर्ति के दर्शन कर लो, अब तो बाबा जी के बदले यही बचे हुए हैं। बाबा जी को गुजरे हुए तो 6 माह से अधिक हो गया है। रवि ने पूछा, अब बाबा जी के स्थान पर इस मंदिर का मुख्य पुजारी कौन है? बाबा जी, बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, वैसे तो मंदिर संचालन का काम बाबा जी ने आकाश नंद जी को सौंपा था, लेकिन वे आजकल हॉस्पिटल के काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने गुरु चरणदास जी को इस मंदिर के संचालन का काम सौंपा हुआ है। क्या तुम्हें कोई पूजा पाठ करवाना है? रवि ने कहा, नहीं नहीं, मुझे एक बार चरणदास जी से मिलना है। बुजुर्ग सन्यासी ने अपने एक चेले के साथ रवि को चरणदास जी के पास भेज दिया। रवि ने चरणदास जी को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा जी, मैं आकाश के गांव से उसे मिलने आया हूँ। 1 वर्ष पहले भी मैं आकाश से मिलने इस मंदिर में आया था, तब वह वृंदावन के भ्रमण पर था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बाबा चरणदास ने रवि को सिर से लेकर पैर तक निहारा और फिर उसे फटकार लगाते हुए कहा, धूर्त मक्कार, झूठ बोलते हो कि मैं आकाश के गांव से आया हूँ। मैं आकाश के गांव के एक एक बच्चे बूढ़े को जानता हूँ। तू तो आकाश के गांव से 5 किलोमीटर दूर सिरकोट गांव के धनीराम का छोटा बेटा रवि है। तेरी और बंटी की वजह से ही आकाश और उसकी पत्नी के बीच यह नौबत आई थी। तू क्या समझता है कि तूने बंटी की शादी में विघ्न डालकर बहुत अच्छा काम किया है? अरे दुष्ट, तेरी इस दुष्टता की वजह से 2 घर और बर्बाद हो गए। पहले आकाश की पत्नी नंदिनी के साथ प्रेम का नाटक रचकर अब तू उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता है ना? तू चाहता है कि तेरी लिखी चिट्ठी से नंदिनी कानूनी दांवपेच में फंस जाए और इस तरह तू 1 वर्ष के बाद उसके माता पिता के किए वायदे के अनुसार अंजू से शादी करने में सफल हो जाएगा। अरे दुष्ट, बंटी की प्रेत आत्मा तुझे भी वैसी ही मौत देगी जैसी उसकी हुई है। अपनी जिंदगी चाहता है तो जाकर अपना अपराध कबूल कर ले। जेल तो तुझे होनी ही है, कम से कम जिंदा तो रहेगा। रवि ने जब बाबा चरणदास के मुख से यह बात सुनी तो भय के मारे उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। उसने सोचा कि आखिर मेरे घर से 1,500 किलोमीटर दूर से भी अधिक दूरी पर बैठे बाबा को यह सब कैसे मालूम हुआ। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बंटी फांसी का फंदा लेकर उसका पीछा कर रहा हो। वह बाबा चरणदास के पैरों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, तूने अपने कृत्यों से देवभूमि उत्तराखंड का भी अपमान किया है। मूर्ख बालक, तेरे अपराध एक्स में हैं। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप शिवालय से बाहर निकल जा, वरना मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। रवि ने बाबा चरणदास को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकलकर वह सीधे सूरत रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। समय भी कैसे करवट बदलता है, कौन कहता है कि वक्त मुड़कर वापस नहीं देखता। रवि और बंटी ने 1 वर्ष पहले जिस डाक घर से अंतर्देशीय पत्र खरीदकर आकाश के पिता को पत्र भेजा था, उसी पोस्ट ऑफिस से रवि ने 4 अंतर्देशीय पत्र लिए। वह आज एक बार फिर उसी पार्क में बैठकर अपने कृत्यों का लेखा जोखा उन सभी लोगों को लिखने जा रहा था जिनके जीवन में उनके लिखे एक पत्र ने दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया था।
एक एक कर उसने अपने माता पिता नंदिनी, हीरालाल एवं चंपा के लिए पत्र लिखने शुरू किए। सभी को यथोचित सम्मान पूर्वक संबोधन के बाद उसने पत्र में आगे लिखा, आपको यह सुनकर दुख होगा, लेकिन मेरी गलती का यही पश्चाताप होगा कि मैं अपना अपराध कबूल कर लूं। दरअसल 2.5 महीने पहले बंटी की शादी में विघ्न खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं ही अनजान औरत के नाम से वह पत्र लिखकर चंपा को भेजा था, जिससे पढ़कर उसने जहर खा लिया था। उसके 2 दिन बाद बंटी ने आत्महत्या की। इसके लिए भी मैं स्वयं को जिम्मेदार ठहराता हूँ। यदि मैं समय रहते बंटी को या उसके परिवार वालों को यह बात बता देता तो आज बंटी जीवित होता। चंपा और बंटी के जीवन को बर्बाद करने वाला सिर्फ मैं हूँ। दोनों के परिवार पर दुखों का पहाड़ जो टूटा है उसके लिए भी मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। नंदिनी का नाम इस मामले में मेरे कारण ही आया है, इसलिए आप सभी का मुजरिम रवि अपना अपराध कबूल करता है। आपका मुजरिम अभागा रवि। रोते रोते उसने चारों पत्रों को एक बार पढ़ा और फिर उन्हें बंद करके उसने चारों पत्र पेटी में डाल दिए। इसके बाद वह उसी दिन मुंबई वापस आ गया। मुंबई पहुंचकर भी उसका मन बहुत व्याकुल था। वह सोच रहा था कि या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर आकाश की तरह सन्यासी बन जाए। अगले दिन वह अपने दफ्तर गया। दफ्तर के कामकाज में भी आज उसका मन नहीं लग रहा था। दिन में कई बार बंटी को याद करके वह बेचैन हो गया था। उसके लिए सबसे अबूझ पहेली शिवालय के बाबा चरणदास जी थे, जिन्होंने उसका चेहरा देखकर ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बता दिया। रवि के लिए अब मुंबई में एक एक पल गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। उसे खुद के भेजे गए चारों पत्रों का बेसब्री से इंतजार था। उन्हीं के आधार पर अब उसका आगे का सफर तय होना था। 1 सप्ताह बाद रवि के भेजे हुए पत्र उसके पिता धनीराम, हीरालाल एवं नंदिनी के पास पहुंच गए। शाम का समय था। पोस्टमैन ने धनीराम को रवि का पत्र देते हुए कहा, पंडित जी, आपके लड़के की चिट्ठी आई है। धनीराम ने पोस्टमैन का धन्यवाद करते हुए चिट्ठी जेब में रखी और पोस्टमैन को चाय पानी पीने को कहा। पोस्टमैन ने फिर कभी पी लूँगा कहा और डाक बांटने अगले गांव की ओर चल पड़ा। धनीराम ने जब रधुली को बताया कि रवि का पत्र आया है तो यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई और चाय लेकर धनीराम के पास आकर बैठ गई। चाय अभी गर्म थी तो धनीराम ने सोचा, पहले रधुली को रवि की चिट्ठी पढ़कर ही सुना देता हूँ। रधुली भी रवि की चिट्ठी में लिखी बातों को सुनने को आतुर थी। धनीराम ने जेब से चिट्ठी निकालकर पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने रवि के द्वारा लिखी यह बात पढ़ी कि रवि ने ही बंटी की शादी में विघ्न खड़ा करने के लिए उसकी ससुराल में चंपा के लिए चिट्ठी भेजी थी, तो धनीराम के साथ साथ रधुली को भी बहुत दुख हुआ। दोनों को रवि के द्वारा चिट्ठी में लिखी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिट्ठी पढ़कर धनीराम का मन खिन्न हो गया। रधुली को तो जैसे सांप सूंघ गया था। धनीराम ने रधुली को समझाते हुए कहा, सन्नी की माँ, लगता है कि रवि की किस्मत ही खराब है। पहले तो बंटी के चक्कर में नंदिनी से शादी करने की जिद कर रहा था। अब इधर हमने यह बातचीत चलाई तो अब उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अरे उसे क्या जरूरत पड़ी थी यह सब करने की। उसके कारण 2 घर बर्बाद हो गए। बेचारे दौलतराम को जवान बेटे से हाथ धोना पड़ा। शादी के लिए दोनों घरों में सारी तैयारियों पर कितना पैसा लगा होगा। उस नालायक ने जरा भी न सोचा कि अगर कोई अनहोनी घट गई तो क्या होगा। यह सुनकर रधुली की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बंटी को इस बात का पता लग गया था कि यह सब रवि का किया धरा है। तभी तो जिस दिन उसने फांसी खाई उससे पहले वह रवि को ढूंढने हमारे घर आया था। रवि के दिल में पाप था, इसलिए वह उसी दिन वापस मुंबई चला गया। मैंने भी उस बेचारे बंटी को ही बुरा भला कहकर घर से भगा दिया। अब जरूर उसकी भटकती हुई आत्मा ही रवि का पीछा कर रही होगी। तभी तो 2 महीने में ही बिना किसी के कहने पर रवि ने अपनी गलती मान ली। अब क्या होगा सन्नी के बापू, अगर किसी और को यह बात पता लग गई तो क्या होगा। गांव वालों के साथ साथ पूरे इलाके के लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे। अगर चंपा के घर वालों को पता लगेगा तो वे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।